तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है और एक इसके अंतर्गत आता है एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत। जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 के लिए बनाई गई है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, महत्वपूर्ण पाठों को लेके आए हैं और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं, आज हम आपको संसाधन एवं विकास विषय भूगोल यानी कि सामाजिक विज्ञान का भाग 2 भूगोल का पार्ट 3 में क्या है, कृषि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और आपको इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से तैयारी करना है। लेकिन इन अध्यायों को की तैयारी करने के लिए आपको जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है। उसके आधार पर फिर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। देखिए, अध्याय 3 क्या दिया है आपका, कृषि। तो कृषि संबंधित यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है। जो स्थल मंडल है वो क्या है, अनेक प्लेटों से विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्थलीय मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यह पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल किसे कहते हैं, तो आप उत्तर बता देंगे। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। स्थलीय मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर बता देंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, अंतर्जनित बल किसे कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं और बहिर्जनित बल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या बताएंगे। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। फिर देखिए क्या दिया है, पृथ्वी की गतियों के कारण कई स्थल रूपों का विकास होता है। क्या है, पृथ्वी की गतियों के कारण कई स्थल रूपों का विकास होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया है, नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटियों में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट देखिए, हिमनद के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गत्तों का निर्माण होता है। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये इस प्रकार आपका जो अध्याय 3 का कृषि था भाग, पाठ का नाम क्या है, कृषि से इसका संक्षिप्त परिचय आपको बताए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर आपको चुनना है। देखिए प्रश्न 1 क्या दिया है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। और ये अति लघु जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपकी जो राष्ट्रीय मेंस कमेट परीक्षा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको विकल्पों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि विकल्प आपके वार्षिक परीक्षा में 10 अंक के आते हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4, 3-3, 4-4 विकल्प दिए हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। ए नंबर वर्षा ऋतु में, बी नंबर ग्रीष्म ऋतु में, सी नंबर बसंत ऋतु में और डी नंबर शीत ऋतु में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर शीत ऋतु में। भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है, तो इसका सही आंसर है आपका शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है और इस आंसर को आपको खोजना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। कौन सी पाठ्य पुस्तक, संसाधन एवं विकास। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। ए नंबर गेहूं, बी नंबर कहुआ, सी नंबर पटसन, डी नंबर मक्का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कहुआ। ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है, तो आपका आंसर में आ जाएगा कहुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। और प्रश्न क्या है आपका, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। ए नंबर औजारों का निर्माण, बी नंबर पशुधन पालन, सी नंबर सब्जियों का उगाना और डी नंबर फूलों का उगाना। तो यहाँ पे पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना, ये कृषि एक प्राथमिक इसमें क्रिया के अंतर्गत आता है और औजारों का निर्माण नहीं आता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर औजारों का निर्माण। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए।
इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो आपको संसाधन एवं विकास जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 22 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है, पौधे से परिकृष्ट उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रिया, नंबर 2 द्वितीयक क्रिया और नंबर 3 तृतीयक क्रिया। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रश्न क्या है आपका, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप उत्तर में बताएंगे, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूलन स्थलाकृति, यानी कि कृषि कार्य करना है हमें तो कैसी स्थलाकृति होना चाहिए, अनुकूलन, कृषि के अनुकूल स्थलाकृति, मृदा मीन्स मिट्टी और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं। प्रश्न क्या है आपका, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं। तो आप उत्तर में बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। क्या कह रहा है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्रश्न क्या है आपका, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है आपको तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 में मिल जाएगा, उससे खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निर्वाह कृषि, नंबर 2 वाणिज्य कृषि। जो प्रश्न कहा है उसके आधार पर हमने यहाँ उत्तर बताया है। प्रश्न में ये पूछा था आपसे कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया, तो उत्तर आपका आ जाएगा कि इसे 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निर्वाह कृषि, नंबर 2 वाणिज्य कृषि। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आप उत्तर बताएंगे, जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जैविक कृषि से क्या आप समझते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। प्रश्न क्या है आपका, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो आप उत्तर बता देंगे, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण कृषि को शामिल किया गया है। कौन सी कृषि को शामिल किया गया है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण कृषि को शामिल किया गया है। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। मिश्रित कृषि से संबंध है कि जिसमें अनेक सभी फसलें मिलजुल के उगाई जाती हैं। जैसे इसका उत्तर आप बता सकते हैं, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती हैं तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर को लिख सकते हैं, बता सकते हैं और याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। आपको प्रश्न क्या पूछा है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं कैसा पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। यदि वर्षा नहीं होती उसकी पूर्ति करना है तो किससे करते हैं, सिंचाई के साधनों से करते हैं। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए।
तो आप इसका उत्तर बताएंगे। कपास एक नकदी फसल है। कपास कैसी फसल है? एक नकदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा जैसे 200 से 210, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मैदान में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। तो इस प्रकार बच्चों आप कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मृदा उपयुक्त है उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे। खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जनसामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। खाद्य सुरक्षा से आशय क्या है? पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए बच्चों, जो जिस क्षेत्र से हैं आप, उस क्षेत्र में आपके आसपास किन किन फसलों का उत्पादन होता है, किया जाता है, और कौन सी खाद्यान्न फसलें और कौन सी व्यापारिक फसलें हैं, उनका वर्गीकरण करना है। तो जिस क्षेत्र से आप, उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हमने उत्तर यहाँ बताएं, हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इन फसलों में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आ जाएगा गन्ना, कपास और जूट। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 यहाँ कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 3 था कृषि, माने सामाजिक विज्ञान के भाग 2 का भूगोल का अध्याय 3 कृषि यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।